हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है आज। वॉइस वगैरह आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि एकदम बैंड बजी हुई है। लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी है कि आप तक इसको जल्दी से जल्दी पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए बस थोड़ी सी देर के लिए आप और मैं साथ में हैं। बच्चे लोगों, वेदर फाउंडेशन वेदर इंटर दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए हमारी कुछ क्वारीज थी। क्वारीज किस तरह की थी कि कहीं कुछ चीजें जब हम लोग आईसीए का स्टडी मैट को सॉल्व कर रहे थे या हम लोग आरटीपीस को या एमटीपीस को सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ कुछ चीजें जो है वो आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो स्टूडेंट्स ने क्वारी किया आईसीआई से और आईसीआई ने बराबर से उसका जवाब दिया है। तो वही रिप्लाई आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि जब ये आप फाउंडेशन और इंटर का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोग भी आरटीपीएस को एमटीपीएस को स्टडी मैट को सॉल्व कर रहे हैं, तो किन चीजों का हमको ध्यान में रखना है। कुछ दो तीन क्वारीज है जिनका आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या क्वारीज थी और क्या उनके रिप्लाई आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक बड़े सवाल की तरफ। और सवाल कुछ ऐसा था कि यहां से आपको मैं बता देता हूं कि एक जबरदस्त अमेंडमेंट आया हमारी ओपीसी की डेफिनेशन में। 1% कंपनी की डेफिनेशन में इस वक्त मैंने आईसीए का स्टडी मैट जो सी इंटर का है वो ओपन करके रखा है। एक ही बात है, फाउंडेशन वाले भी इसको जरूर देखेंगे। तो बड़ा एक चेंज ये किया गया कि पुराना जो प्रोविजन था कि नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, उसकी जगह पे अभी ये कर दिया गया कि रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। इट मीन्स अभी कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो और नेचुरल पर्सन हो, ठीक है, चाहे फिर वो रेजिडेंट इन इंडिया हो या एनआरआई हो, मतलब रेजिडेंट इन इंडिया नहीं भी हो तो भी वो ओपीसी को ओपन कर सकता है। साथ में इन्होंने क्या किया कि रेजिडेंट इन इंडिया की जो रिक्वायरमेंट थी वो 182 डेज को कम करके 120 दिन कर दिया, 120 डेज कर दिए। ये फाउंडेशन वालों के लिए भी एप्लीकेबल है एज वेल एज इंटर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये निकला कि नाउ वो टाइम जो पुराना एक रेस्ट्रिक्शन था कि भाई जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा वही ओपीसी ओपन कर सकता है, उसको हटा दिया गया। अब एक पर्सन जो रेजिडेंट नहीं भी है लेकिन इंडियन सिटीजन है, वो यहाँ पे एक ओपीसी ओपन कर सकता है। तो इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन हमारा फाउंडेशन की आरटीपी में इस बार दिया गया है। मैं आपको सीधा आईसीए के स्टडी मैट से सारी चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आईसीए को हमने क्या भेजा बच्चों ने और क्या जवाब आया वो भी, ताकि एकदम हमारे एग्जाम पर्पस से चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए। चलिए सीधा फाउंडेशन के लिए आपको लेकर चलता हूँ। फाउंडेशन का हमारा बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ में इस बार की हमारी आरटीपी। चलिए जी, बहुत फटाफट से आप लोगों को सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं। अब हमारी फाउंडेशन की आरटीपी के अंदर भी सेम करेक्शन आप लोग यहां देख सकते हैं, सेम अमेंडमेंट देख सकते हैं। क्लियर बोल दिया नेचुरल पर्सन, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, और उसका इंडिया में स्टे 120 डेज होना चाहिए। ठीक है, वो ओपीसी ओपन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये यहाँ पे दे के रखा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको दे रखा था, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर उसका आंसर भी दिखाऊंगा। ये हमारा है कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन 20 कुछ ऐसा है कि मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन और इंडिया में उनका स्टे पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 115 डेज था। तो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका स्टे सिर्फ 115 दिन का था। इन्होंने एक पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट किया जो फॉरेन सिटीजन है, लेकिन उसका पिछले साल में इंडिया में स्टे 130 डेज का है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे, क्या मिस्टर ए ओपीसी के लिए एलिजिबल होंगे क्या? अब अमेंडमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है, चाहे रेजिडेंट इन इंडिया हो या फिर ना हो, वो एलिजिबल है। तो उस हिसाब से ये पर्सन एलिजिबल होने चाहिए एज अ मेंबर। हाँ, जहां तक नॉमिनी की बात अगर अपन करें तो नॉमिनी के लिए भी सेम क्वालिटीज चाहिए, लेकिन ये पर्सन भले ही 130 डेज रहा हो, वैसे भी इससे अब कोई मतलब नहीं, लेकिन फॉरेन सिटीजन है, इसलिए ये पर्सन एज नॉमिनी जो है मिस्टर बी वो अपॉइंट नहीं हो सकते। ये प्रोविजन निकल करके आना चाहिए बराबर से। अब यहाँ पे इसका जो आंसर दिया गया उसने सबको कंफ्यूज किया। ठीक है, कंफ्यूज ये किया कि भाई हम लोग इस डाउट में आए कि भाई अभी 120 डेज का यहाँ पे क्या करना है। तो आरटीपी का जो आंसर है उसके प्रोविजन में एक तो इन्होंने और अदरवाइज वाले कंसेप्ट को चेंज कर हटा ही दिया, लिखा ही नहीं है। ओनली अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया जो 120 डेज कम से कम रहा हो, ये यहाँ पे आंसर में लिखा।
तो और अदरवाइज वाला कंसेप्ट यहां से इन्होंने हटा दिया, यहां आंसर में नहीं लिखा गया है, बराबर। देन उसके बाद में आंसर बट ऑब्वियस है, जब और अदरवाइज है ही नहीं तो रिक्वायरमेंट हो गई कि 120 डेज आपको रहना था, उसमें से अगर आप 115 डेज रहे हो सो इज नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ये आंसर में लिखा गया। अच्छा, मिस्टर बी का तो वैसे भी समझ में आता है कि वो पर्सन नॉमिनी नहीं हो सकता क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन आया कि सर अब क्या करें, वो और अदरवाइज का क्या इम्पैक्ट डालना है। तो सबने अपने अपने इंटरप्रिटेशन निकाले, तो बच्चों ने कहा कि सबसे बढ़िया है कि आईसीए को पूछा जाए, तो आईसीए को मेल डाला गया, उनसे क्वारी की गई, तो उनका जो जवाब है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो हमें एग्जाम पर्पज से फॉलो करना ही पड़ेगा। ये स्टूडेंट ने वहां पे क्वारी किया ओपीसी का, ये क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उन्होंने पूरा पूरा सा क्वारी किया है। अब ये क्वारी करने के बाद जो जवाब आया है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा, डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी मच रिटन इन द अमेंडमेंट दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज एंड स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेम डेफिनेशन नया वाला। लेकिन आगे इन्होंने बोल दिया, इट कैन बी सीन दैट नॉट लेस देन 120 days is clearly specified in the amendment. It means minimum stay should be 120 days in immediately preceding financial year. So the question number 20 of the RTP is correct. ये BOS की तरफ से हमारे पास जवाब आया है। तो अब सही गलत का चॉइस छोड़ करके फिलहाल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आईसीए ने इस आंसर को, जब तक कोई और अगर क्लेरिफिकेशन नहीं आता है, तो आईसीए का ये जो जवाब है वो बिल्कुल इन्होंने सही बोला है, तो आपको इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वहां पे ये 120 डेज वाला जो कंसेप्ट है उसको आप जरूर ध्यान में रख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा आपको मैं वहां से जो रिप्लाई आया है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बराबर। मेरा इस पर क्या व्यू है, किसी का क्या व्यू है, मुझे उससे कोई मतलब उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता आपसे इस वक्त के अंदर, क्योंकि इस वक्त एग्जाम्स हमारे सर पे हैं। तो हमारे क्या व्यूज आ रहे हैं, अलग अलग फैकल्टीज क्या सोच रही है, सबने क्या बोला है, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए मतलब है इस वक्त में कि भाई आईसीए क्या बोल रहा है, और ये आपके सामने जवाब यहाँ पे है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, बराबर। तो एक क्लैरिफिकेशन जो मैं करना चाह रहा था, वो एक रिप्लाई यहाँ पे हमारे पास में आ गया है, बराबर से, ठीक है। ताकि जो भी चीजें हमको चाहिए एग्जाम पर्पज से वो हमको मिल जाए, ये अपन लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए, तो ये तो हुआ ओपीसी से रिलेटेड एक बात, ठीक है। यहाँ पे आईसीए ने बहुत जबरदस्त हर एक क्वारी का हमारे रिप्लाई किया है, बहुत बढ़िया तरीके से रिप्लाई किया है। अब बच्चों, एक और क्वारी हमने आईसीए से किया था इंटर वालों के लिए। इंटर वालों के लिए आईसीए ने एक लिस्ट दे रखा था कि कौन से टॉपिक सिलेबस में नहीं है। उसमें एक टॉपिक हमारा सेक्शन 33 भी था, जो यहाँ पे सेक्शन 33 हमारा जो है, जो प्रैक्टिकली एब्रिज प्रोस्पेक्टस का है और जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर उसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने भेजा, जबकि एमटीपी के अंदर उस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मार्क का। तो यही क्वारी हमने यहाँ पे भिजवाया था कि सर एवरेज प्रोस्पेक्टस, बच्चों ने बकायदा ये क्वारी किया कि एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है वो एक्सक्लूजन में है, तो फिर एमटीपी में उसका क्वेश्चन दिया है, तो उसका क्या करना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो बहुत बढ़िया आईसीए ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि डियर स्टूडेंट, काइंडली इग्नोर द सेड क्वेश्चन, बराबर। और जो भी है उन्होंने पॉइंट नोट कर दिया कि एमटीबी में करेक्शन डालना है, वो आ जाएगा। तो इट मींस यहां से अपने को क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी मुझे मैसेजेस किए थे कि सर 33 पढ़ के जाना है, क्या क्या करना है सर, वो नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने आपको ये क्वेश्चन इग्नोर करने को बोला है। तो ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, बराबर। तो इससे क्लियर हो गया कि एवरेज प्रोस्पेक्टस अभी अपने को पढ़ के नहीं जाना है, एमटीबी में गलती से क्वेश्चन दे दिया गया होगा, अभी उसको इग्नोर करना है, बराबर। अब तीसरा एक बड़ा जो हमारे पास में सवाल आया, उसके लिए आपको मैं फिर से लेकर के चलूंगा आईसीए का आरटीपी के ऊपर, बराबर से। तो आप लोग देखें यहाँ पे, हाँ जी, मैं फिर से आपको आईसीए का इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट अगेन, और सीए इंटर का हमारा ये लिखिए, ये आया लॉ का हमारा स्टडी मटेरियल, और ये हमारा स्टडी मटेरियल जो रिलेवेंट टू May 21 है और वही ऑनवर्ड्स है, उसके बाद May 20 वाला नया आ चुका है। लेकिन अभी दिसंबर के लिए जो हमारा एप्लीकेबल है वो भी आपको दिखा रहा हूं मैं। और इस समय हमारे पास में जो एक चैप्टर आता है इंडैमिटी एंड गारंटी का, और इंडैमिटी गारंटी में हमारे पास में एक सेक्शन आता है जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी।
हाँ जी, सेक्शन नंबर हमारे पास में है बच्चे लोगों 133। कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है, और 133 का जो लिटरल इंटरप्रिटेशन कहता है कि वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, it would discharge the surety in respect of all transaction taking place subsequent to such variance। डायरेक्टली मीनिंग ये है कि अगर डेटर क्रेडिटर ने आपस में कोई भी एग्रीमेंट कर लिया बिना श्योरिटी के कंसेंट के, तो श्योरिटी जो है वो सारी बात के ट्रांजेक्शन्स के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस वो हो जाएगा डिस्चार्ज। ये सेक्शन का लैंग्वेज है, और इस पर कई सारे उन्होंने एग्जांपल्स भी यहाँ पर बढ़िया बढ़िया देके रखे। बहुत सही सिस्टम है। फिर यहां आकर के केस रेफरेंस दे दिया गया वेरिएंस विच वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटेंशियल और मटेरियल और विच इज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज हिम ऑफ हिज लायबिलिटी। इसमें यह था कि 25,000 का लोन देने की बात थी, बाद में लोन को कम करके 20,000 कर दिया गया, लेकिन श्योरिटी को इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि इससे श्योरिटी को फायदा ही हुआ है कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी 25 से 20 हो गया, इसीलिए इस ऑल्टरेशन के बाद भी वो फ्री होने वाला नहीं है। ये यहाँ पे लिखा गया था कि वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो सेक्शन अलग कह रहा था, सेक्शन से वेरिएंस पे बात कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा पर्टिकुलर केस रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 1.16 पर, इसने यहाँ पे ये बोल दिया कि अगर ऐसा चेंज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी हो तो वो डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। बराबर। अब स्टूडेंट लोग कहाँ कंफ्यूज हुए, एक तो एमटीपी के क्वेश्चन के ऊपर जहाँ क्लियर लिख दिया गया था आंसर में कि चाहे बेनिफिशियल हो चाहे बेनिफिशियल ना हो, वेरिएंस अगर है तो श्योरिटी फ्री है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एम ने 5,000 एडवांस दिए थे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। एक बंदे ने गारंटी देके रखी है यहाँ पे, ठीक है, पी ने गारंटी देके रखा है। बाद में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 10 से 6% कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया अभी श्योरिटी का क्या होगा बताओ। तो सेक्शन कहता है कि 133 के हिसाब से वेरिएंस है तो श्योरिटी फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उस केस को देखें तो हमारे सामने आता है कि अगर बेनिफिशियल है, अच्छा 10 से 6 होना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब यहाँ पे बहुत सीधा सीधा सा पता लग रहा है कि श्योरिटी को इससे हो रहा है बेनिफिट। बराबर से, क्योंकि जहां 10% इंटरेस्ट पे करने के लिए आपने गारंटी दिया था, अभी आपका 6% का ही देना है। तो अब ऐसे में आंसर क्या लिखा गया, एम कैन नॉट सू पी बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपना लाइबिलिटी से विदाउट इज कंसेंट। तो ये पढ़ करके एक बड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि सर फिर वो जो केस रेफरेंस था कि बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल वहां पे क्या होना चाहिए, या जो एमटीपी का क्वेश्चन था उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम थी कि 133 और केस आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो हमको डाउट आया कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो हमको कौन सा फॉलो करना है। तो बच्चे लोगों को उसके लिए भी ये हमारी तीसरी क्वारी थी, और इस तीसरी क्वारी का जवाब जो है वो भी कुछ इस तरह से आया। मैं आपको रिप्लाई बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ने किया 133 मॉड्यूल 2 पेज नंबर 1.16 पे केस रेफरेंस है। सेम वैसा ही क्वेश्चन 3 एमटीपी का जो है उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ मैटर दे रखा है। तो ये इन्होंने वहां पे क्वारी किया, तो वापस से रिप्लाई ये आया इसी का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अपने को फॉलो भी करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 ऑफ स्टडी मटेरियल and question 1D of MTP1 are based on section 133 of Indian Contract Act, not on the case law as mentioned on page number 1.16. Since both the situation are different, अब situation different तो चलो हर क्वेश्चन का अपना डिफरेंट होता है, लेकिन है दोनों में बेनिफिशियल वाली बात। Hence the answer as given in study mat as well as MTP is absolutely correct। तो यहां से भी मैं आप सब लोगों को फिर से बताना चाह रहा हूं एक बार कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेक्शन नंबर 133 पे क्वेश्चन आता है तो हमें उस केस रेफरेंस को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 133 के वर्डिक्स पे जाएगा, जो क्लियर वहां पे लिख रहे हैं कि जैसे भी कुछ वेरिएंस होगा। अब ये नहीं देखना है कि वेरिएंस श्योरिटी के लिए बेनिफिशियल था या नॉन बेनिफिशियल था। अगर वेरिएंस अपने को दिख रहा है तो इसका मतलब अपने को सीधा सीधा सा यहाँ पे श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देना है, ऐसा इस रेफरेंस से हमको पता लगेगा। बराबर से, तो ये कुछ क्वारीज थी जो स्टूडेंट की तरफ से आईएससी को गई थी, और बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बढ़िया इसका रिप्लाई यहाँ पे कर दिया है। तो वो रिप्लाई आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर लिया, ताकि आप दिसंबर में जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं।
बराबर क्लियर है बच्चे लोगों? तो चलिए बस ये छोटी सी बात आपसे करनी थी और बस अब थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा मुझे वीडियो को भी और साथ साथ में खुद को भी, ताकि मेरी आवाज जो है वो थोड़ी सी सही रह सके, ताकि और भी इसी तरह की चीजें क्वेश्चंस पर वीडियो आने वाला था। आधा वीडियो तैयार पड़ा है लेकिन बीच में थोड़ा सा तबीयत सुस्त लग रहा है, पर जल्दी ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और इन चीजों को फॉलो करिएगा। थैंक्स बच्चे लोगों, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो भी बच्चे अभी इन चीजों को लेकर के डाउट के अंदर है वो डाउट एकदम से उनका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके बच्चे लोग, बाय, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर।